सेमिकॉन की भी हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम में, लेकिन फ़िलहाल हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, डायरेक्टर इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर। बहुत बहुत स्वागत। सेमीकंडक्टर इज़ न्यू गोल्ड, न्यू स्टील, न्यू फ्यूल। योर टेक ऑन दैट। आप कोई भी डिवाइस, हम लोग डिजिटल इंडिया में स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक चिप है। डिस्प्ले यूनिट्स में जो डिवाइस ड्राइवर है वो भी चिप है। चिप ऑल परवेजिव है, कहीं भी आप देखेंगे तो उसके पीछे सेमीकंडक्टर चिप, और सेमीकंडक्टर चिप एक इस उंगली पर छोटा सा एक चिप है जो पूरी डिवाइस को संचालित करता है। इस कारण से चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो स्पेस अंतरिक्ष, चाहे वो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की बात हो, हर जगह कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसका बहुतायत से उपयोग होता है। जी, वर्ष 2021 में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की थी और 76,000 करोड़ रुपए का उसमें इंसेंटिवाइज करने की हमने बात रखी थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें अभी एग्जीक्यूट भी होने लगी है। अगर हम हॉलिस्टिकली इस मिशन को देखें, किस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर हो सकता है? अभी तो हम लोग निर्भर करते थे निर्यात पर, और कोविड के दौरान हमने देखा कि जब बाधा पहुंची ट्रांसपोर्टेशन पर, तो हमारे उपकरण, खास करके गाड़ियां तैयार हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन छोटी सी बात, एक चाबी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम उसकी डिलीवरी 6-6 महीने तक डिले करके रखा हमने। तो इस इनिशिएटिव से जो ISM है, हम सभी जो घटक हैं, तीनों वर्टिकल्स, चाहे वो IP रिलेटेड हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कुछ देशों के पास हैं, उनको लेकर के EDA, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, उस पर 100 से अधिक, वहाँ भी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, हमारा खुद का प्रोटोटाइप IP बने, तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव्स देना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव देना, और किसी एंटरप्रेन्योर के पास अगर कोई पहले से डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एक वर्टिकल ये हुआ। दूसरा वर्टिकल फाउंड्रीज़ का, फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके निर्माण के लिए हमको ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रीजन में लिथोग्राफी के लिए कैपेबल हो। और तीसरा ATMP का तात्पर्य है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। और ये अपार संभावनाएं लाता है अपने साथ, तब जबकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कारण IT सेक्टर में एक प्रकार से रोजगार को लेकर के संकट की बात हो, लेकिन ये उस संकट से उबरने का अवसर प्रदान करता है। जी, हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम अभी तक पूरी तरह हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पर व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग की बात करते हैं। जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, चाहे वो डिस्प्लेज हो, चाहे वो चिप्स की बात हो, जब हमारी इसमें आत्मनिर्भरता बन जाएगी तो किस तरह से हमारा इंपोर्ट इम्पैक्ट होगा, किस तरह से हम लोकल मार्केट की नीड को कैटर कर पाएंगे, और उससे भी ऊपर की बात, हमारी दक्षता इतनी होगी कि हम विदेशों को निर्यात कर सकेंगे। जी, आपने सही कहा, क्योंकि इस विधा में, सेमीकंडक्टर्स में, 2 नियम बहुतायत से जाने जाते हैं, एक मूर्स लॉ और दूसरा रॉक्स लॉ। दिन दूनी प्रगति इस उद्देश्य से होती है कि कैसे कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक ट्रांजिस्टर्स को आप पॉपुलेट कर पाएँ, और ऐसा करने के लिए आपको निवेश बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि रॉक्स लॉ कहता है कि उत्पादकता की कीमत बढ़ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूट ही तक रखें अपने आप को, कि जो चीज़ें हम आयात करते हैं उनको बनाएं, के बजाय हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो कि जो हम निर्यात भी कर सकें। और निर्यात जब हम करेंगे तो ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें हमारी भागीदारी होगी, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं हैं या अन्य देशों के पास नहीं हैं, तो आप बार्गेनिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ हो, और चाहे वो रॉ मटेरियल, रेयर अर्थ्स की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, और चाहे उनका उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में होना हो। तो इसके लिए आत्मनिर्भरता
और सभी सेगमेंट्स पर हमारा ध्यान हो, और ये ISM की अच्छाई है। जी, चूँकि हमारे भारतवर्ष में डेमोग्राफिक डिविडेंड दूसरे देशों की बनिस्बत ज़्यादा है, यानी कि युवा आबादी ज़्यादा है, इसलिए कंजम्पशन भी ज़्यादा है। स्मार्टफोन में हम विश्व में दूसरे पायदान पर आते हैं चाइना के बाद में, और लेकिन अभी तक एमोलेड डिस्प्ले की बात करें या LED या LCD डिस्प्लेस की बात करें, अभी तक हम आयात पर निर्भर हैं। तो सेमीकंडक्टर के अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या ख़ास तौर से IT हार्डवेयर की हम बात करें, क्या वो सेक्टर्स किस तरह से प्रभावित होंगे, उनमें किस तरह से तेज़ी और मजबूती आएगी? तो एक अच्छाई इसकी ये भी है कि इन 3 वर्टिकल्स के साथ में चौथा डिस्प्ले को भी हमने साथ में रखा है। डिस्प्ले के पीछे जो ड्राइवर है चिप, वो तो हम बना ही रहे हैं, और ख़ास करके मोबाइल डिस्प्ले, टैबलेट्स हैं, LCD है, अभी आगे चल करके OLED होगा, QLED होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो तात्कालिक आवश्यकता है, डिस्प्लेस को घर में बना पाना, घरेलू उत्पादन कर सकना, तो मेरा ध्यान भारतवर्ष का वहाँ भी है। जी, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ताइवान जैसा छोटा सा देश है, लेकिन अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो बड़ा हिस्सा ताइवान के पास आता है, फिर USA, चाइना और कोरिया की बात करती है, और भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन ही चुकी है। इंडस्ट्री 4.0 दस्तक दे चुका है। इंडस्ट्री 4.0 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, ख़ास तौर से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ख़ास तौर से नैनो चिप की हम बात करें, फ्यूचर साइंस की हम बात करें, तो किस तरह से हम हमारा R&D कहें या डिज़ाइन पेटेंट की हम बात करें, कितनी दखलंदाजी हमारी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? देखिए, 2021 में दिसंबर में इस ISM की घोषणा हुई, और पिछले 23, 24, 25 10 संयंत्र देश में लगाए जा चुके हैं, 6 राज्यों को सम्मिलित करते हुए, और चाहे वो ATMP की बात हो, चाहे वो फाउंड्रीज़ की बात हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग, और चिप मैन्युफैक्चरिंग में केवल सब्स्टिट्यूशन नहीं, जैसा हमने आपको बताया, हम फ्यूचरिस्टिक 3 नैनोमीटर की भी चिप बनाने का संकल्प रख चुके हैं 2 स्थानों पर, नोएडा में और बेंगलोर में। तो प्रगति आशातीत है, और उम्मीद है कि इस वर्ष अभी जो सेमिकॉन हम लोग आयोजित कर रहे हैं कल से, जिसका आयोजन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो इस वर्ष के अंत तक हमारे मेड इन इंडिया चिप्स हमारे पास होंगी। यह बहुत बड़ी प्रगति और सफलता है। कारण उसका यह है कि जैसा आपने बताया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडस्ट्री कंप्लायंट वर्कफोर्स बनाना। हम लोग आज से नहीं, जब पढ़ते थे तब से इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे बनता है उसको किताबों में चित्र बना के करते थे, अब वो हम हाथ से करने जा रहे हैं। इसके लिए AICTE हुआ, नाइलेट हुआ, C2S की जो योजना है, अन्य देशों के साथ में हम जो कोलैबोरेशंस करने जा रहे हैं, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, IBM है, लैम्ब रिसर्च है, इतने उपाय के बाद हमारा उद्देश्य यह है कि हम ढेर सारे लोगों को, जिन्होंने केवल किताबों में पढ़ रखा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद हाथ से कर पाने के लिए उनको स्किल करें। स्मार्ट की जो योजना है, जिसमें स्किल्ड मैन पावर फॉर रिसर्च, फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दोनों अपॉर्चुनिटीज, स्किलिंग, उसके बाद साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स पे मैं बात करूं। स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स में तो हमारे पास अभी, जैसे आपने देखा, C2S में 278 इंस्टीट्यूशंस में हमने सिंपल सा EDA जो पहला कंपोनेंट था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के द्वारा उनको हमने वो सुविधाएं प्रदान की। CDAC को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस प्रकार के आप जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो उपलब्ध कराएं। 27 के आसपास, 72 के आसपास स्टार्टअप्स आए हैं, C2S हो चुके हैं जी, और उसमें से एक अभी सफलता है जो नेत्र सेमी, नेत्र का मतलब आंखें और सेमी का मतलब सेमीकंडक्टर, 107 करोड़ का उसको वेंचर कैपिटल मिला, और वो CCTV जो अभी तक बाहर से आता था उसकी चिप्स बनाएगा। और संभावना यह है कि आगे चल कर के सेमीकंडक्टर्स में केवल सिलिकॉन बेस्ड ना होकर के हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरफ जाएंगे, जिससे इंफ्रारेड यानी कि रात के अंधेरे में भी CCTV काम कर सकेगा, वो चिप्स हमारे पास होंगी। उसका उपयोग स्पेस में, खास करके डिफेंस सेक्टर में, मेडिकल अप्लायंसेस में, ये सारे
आयाम हमारे पास आत्मनिर्भरता के द्वारा खुलेंगे। तो असीम संभावनाओं के साथ यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश में, और तब जबकि ये सभी लोग यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल जो Electronic payment system है, जी। सबसे भारतवर्ष अग्रणी है, और वो तभी हो सकेगा जब आपके पास इस दिशा में भी अग्रणी क्षमताएं हों। रॉ मटेरियल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन का पहला चरण है। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो निश्चित तौर पर मिनरल्स हैं जो सैंड से आ सकते हैं, माइनिंग से आ सकते हैं। क्या उस तरह के संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या हमें इंटरनेशनल टाई अप्स रॉ मटेरियल को लेकर करने होंगे? अभी इसी कार्यक्रम में ये बताया गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना गए थे। हमने कभी अपने ट्रेड को इस तरह से नहीं देखा है कि हम उसको बांध दें, केवल अपने देश में सीमित रखें। जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, इवन कोविड के दौरान जो वैक्सीन हमने बनाई वो देशों को दिया। तो तात्पर्य ये है कि हम आत्मनिर्भरता, वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के सामने याचक के रूप में खड़े हों और वो मना कर दे कि हम नहीं देंगे। तो उस दिशा में जैसे स्पेस मिशन था, हमने प्रगति की, चंद्रयान तक गए, नाविक हमने बनाया, उसी प्रकार ओशन मिशन हम लेकर के आए हैं, भारतवर्ष लेकर के आया है कई हज़ार करोड़ की, और जिसमें कि समुद्र की तलहटी में जो मिनरल्स हैं, पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हो और ओर्स से हम मिनरल्स प्राप्त कर सकें। चाइना निश्चित रूप से उसके पास रेयर अर्थ्स से लेकर के और भी सिलिका अवेलेबल, उसके लिए माइंडफुल है कि हमको कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, और हमारे देश में अगर है तो ओर्स से जो अयस्क हैं उनसे उसका सांद्रण, कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चिंतित हैं। जब भी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, मानवता का जो चेहरा है उसको सामने रखना ज़रूरी है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी की आने वाली पीढ़ियाँ भी उन सभी सुविधाओं का उपभोग कर सकें जैसे हमने किया है। सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न को किस तरह से हम एड्रेस कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में या फैब्रिकेशन में? आपने बहुत समसामयिक प्रश्न रखा है यहाँ पर। एक कठिनाई होती है कि जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका अति दोहन करते हैं, और अति दोहन का दुष्परिणाम हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के कारण दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं कि अचानक कहीं बादल फटना और पूरे गांव का उसमें तबाही हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनर्जी, इन सभी चीज़ों के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। तो ऊर्जा के लिए कैसे हम आत्मनिर्भर बने, सोलर का जो था उसको हम लोग सैचुरेट करने की तरफ है। इसी के साथ साथ एक दूसरी घोषणा भी हुई है न्यूक्लियर मिशन के लिए कि क्या हम लोग स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर ला सकते हैं जिसमें कि एनर्जी कार्बन बेस्ड ना हो। दूसरी बात, जो एथनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, एथनॉल ब्लेंडिंग भी वही है कि बजाय आप ज़मीन से खोद करके फॉसिल फ्यूल निकाल करके बर्न करके एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट में ऐड करें, के बजाय जो वर्ष भर में जो फसल हुई गन्ने का चाहे किसी भी सेलुलोज का, उससे आप एथनॉल को ब्लेंड करके फिर काम करें। हम लोग उस दिशा में भी सस्टेनेबिलिटी, जो वहनीयता है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और किसी एक समय में ऐसा हुआ कि हमने कमिटमेंट ऐसे इतने कर रखे थे कि अन्य देशों को अपनी फाउंड्रीज दूसरे देशों में भेजनी पड़ी, अन्य देशों में विकसित देश। लेकिन हमको विकसित भी होना है, 2047 तक अपने को बनाना है, आत्मनिर्भर भी और साथ ही साथ आत्मनिर्भर करना करना है, और साथ ही साथ कहीं पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमको इस बात के लिए कोसे कि आपने ये ध्यान नहीं दिया। पेयजल, पावर और शुद्ध वायु, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है जिसको कि हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। जी, विद्यार्थी जो अभी पढ़ रहे हैं और उन्हें मन में कहीं ना कहीं एक ललक रहती है कि हम वो कोर्सेज लें जो आने वाले समय की ज़रूरत को पूरा करे, ना कि वो जो हो चुका है। किस तरह से एकेडमिक इंडस्ट्री में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, खासतौर से फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, चाहे सर्विस के क्षेत्र में या R&D के क्षेत्र में अगर हम बात करें? अभी आपने इंडस्ट्री 4.0 की बात की। पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता था तो उसका स्पैन शताब्दी तक, 60 वर्ष तक। अब जो इस डिसरप्शंस आएंगे वो हो सकता है कि हमारे ही जीवन काल में 2 बार इस तरह की पीक्स आएँ
और हमको हिला के चली जाए। तो हमको कभी लर्न करना पड़ेगा, कभी अनलर्न करना पड़ेगा, फिर रीलर्न करना पड़ेगा, जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बने रहें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस संदर्भ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कि जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई नए स्किल सीखने हैं, उनके लिए सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सक्षम बना रही है। तो एक प्रयास तो हमारा वहाँ पर है। दूसरी बात फिजिक्स के क्षेत्र में आपने पूछा, तो मूर्स लैब की जिसकी बात हमने अभी यहाँ पर की, उसका भी एक एंड आ रहा है। इसके बाद क्या, क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटर, देश ने उस दिशा में भी पहल की है। 4 वर्टिकल्स वहाँ भी बनाए हैं और जो अग्रणी संस्थान हैं उनको साथ में जोड़ करके जो 2 वर्टिकल्स हैं, एक आयन ट्रैप के द्वारा, दूसरा ड्राई डिल्यूशन रेफ्रिजरेशन, इनको डेवलप करके क्यूबिट बनाना। तब जबकि लोग हाथ खड़े कर चुके हैं मदद करने के लिए, तो हम स्वयं उस कार्य को, भारतवर्ष डेमोग्राफिक जो एडवांटेजेस है, डिविडेंड है, जहाँ पर मेधावी छात्र 20% ईडीए में जो आईपी है वो हमारे भारतवर्ष के बच्चों का है, जो विदेश में जाकर उन्होंने काम किया है। केवल हम थोड़ा माइंडफुल हो जाएं कि उनको देश के लिए कुछ करना है, और देश के लिए जब विकसित करें तो उसमें जो निवेश हो एफडीआई, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी तरफ चला जाए, उसका मलाई जो है दूसरा ना ले जाए। हम देंगे उसको, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड फॉर्म, लेकिन वो हमारा कैलकुलेटेड फॉर्म में हमारे लिए पहले, उसके बाद फिर अन्य के लिए। एफडीआईज की हम अब बात करें, चूँकि ऑलरेडी प्लेयर्स इसमें आ चुके हैं, कई राज्यों में इस तरह के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, भारत सरकार ने एक बड़ी राशि उन्हें दी भी है। क्या नए प्लेयर्स भी इसमें अब जुड़ सकते हैं, या बाद में और नई योजनाएं आएंगी उनमें ही जुड़ना हो पाएगा? देखिए, 76,000 करोड़ आपने बताया, और 97% तक हम लोग लगभग 50-50 का मतलब कि आप अगर आना चाहते हैं तो आप आइए अप फ्रंट, पारी पैसों में हम आपको उतना 50% 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, आप लगाइए। तो वो पीपीपी में केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बल्कि प्रोएक्टिव पॉलिसीज है जो आपको, और इंटरनेशनल फंडिंग भी उसमें फंडिंग आ रही है। उसमें कोई कैप है? उसमें कोई बस कैप इतना है कि 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए एफडीआई, जिससे कि मालिकाना हक, और वो हमारे देश में होना चाहिए। तो उसका आईपी आपके पास हो। सबसे कठिनाई पहले फ्रंट पर है कि जनरेट हम लोगों ने किया और वो आईपी कहीं किसी के, हम लोगों का मतलब कि हमारा कंट्रीब्यूशन था, तो आईपी हमारे पास हो, और वो आईपी जो नए जो चिप्स आ रहे हैं उनके जो प्रोटोटाइप्स बनेंगे, उनका हमारे पास डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटी हो, जिसको कि हम फाउंड्री में ले जा करके उसको बना सकें। हमको ये भी जानना चाहिए, जिससे आपने ताइवान का नाम लिया, उसी तरह से फाउंड्री के केस में जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी है, केवल पूरी दुनिया में एक देश है, वो है नीदरलैंड, TMSC, और उसको रेजाना में ले जाकर के बसाने की कोशिश की गई 60% ज़्यादा कॉस्ट के द्वारा। तो हम लोग भी यही कार्य कर सकते हैं, यदि हमने अपने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, तो अन्य देशों को जहाँ पर ये नहीं हो सकता, उनको हम वहाँ पर हेल्प कर सकेंगे। स्किलिंग के क्षेत्र में हम बताना चाहेंगे लगभग 85,000 के आसपास नए मैन पावर की आवश्यकता होगी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो वो स्किलिंग, रीस्किलिंग की आपने जो बात कही, उसके ज़रिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और वो उसका लाभ ले सकते हैं। मैं वापस उसी पे आता हूँ, ख़ास तौर से शोध के क्षेत्र में, जो हमने NRF के ज़रिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में शुरुआत की है। 10,000 करोड़ का निवेश है और अंततः 50,000 करोड़ का निवेश CSR के थ्रू उसमें जुटाने की बात कही गई है। तो ख़ास तौर से जो नए भारत के निर्माण में रिसर्च का जो नया चेहरा सामने आ रहा है कि हम इंडिजिनसली, इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, और ऐसा बना रहे हैं कि वो ग्लोबल कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है आज भी और आने वाले कल के लिए भी। योर टेक इन दैट फॉर द पीपल दोज हु वांट टू कम इन द रिसर्च डोमेन, स्पेशली जो लोग अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं या MSc ख़त्म करने वाले हैं फिजिक्स के क्षेत्र में खासतौर से। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जिसकी आपने बात की, तो अभी तक जो शोध के लिए विकास करने के लिए जो फंड्स मिलते थे, वो ऊपर के जो टॉप 1 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए थे। Tier 2, Tier 3 यहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो वहाँ के अध्यापक हैं, शोधकर्ता हैं, उनके लिए NRF के पास एक विस्तृत योजना है। अभी हमने एक उसका अनाउंसमेंट भी किया था और उस पर आजकल उसके प्रस्तावों की समीक्षा भी चल रही है, और उसके द्वारा उनको, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे इकोनॉमी में का हिस्सा बनते थे। Tier 1 वाले इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जनरली दे प्रेफर टू गो आउटसाइड। जी,
मैं आना चाहूँगा एग्रीकल्चर पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कोशिश है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़े, लेकिन हम पूरी तरह मौसम पर उसमें निर्भर रहते हैं। मौसम के मिजाज को जानने में कितनी मदद होगी इस चिप टेक्नोलॉजी क्रांति से? आपको याद होगा जब पहले कभी मौसम की भविष्यवाणी होती थी तो आर के लक्ष्मण का एक कार्टून भी आता था। तो उसका कारण था कि जो भविष्यवाणी थी वो स्टैटिस्टिकल मॉडल पर डिपेंडेंट थी। अब हम लोग डायनामिकल मॉडल, यानी कि जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं उनका कंप्यूटेशनल पार्ट कंप्यूटर में रन करके प्रोडक्ट हम लोग उसको हम लोग वेदर के प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जब हमारे पास CPU, GPU जो उस कंप्यूटर में लगता है उसकी चिप्स हम बना सकेंगे तो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब बिग डेटा, ढेर सारे डेटा सेट्स को क्रंच करके हम सटीक अनुमान कर सकते हैं और आज के समय में जो भविष्यवाणी होती है वो कहीं ज़्यादा सटीक है, सटीक हो पाएगी, स्पीडी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे, आप आए, बहुत सारी महती जानकारी दी और आने वाले बच्चों को इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ी मदद मिलेगी।